गुड इवनिंग। नमस्ते प्रांजलि। गुड इवनिंग विपिन। जी। कल क्लास नहीं हो पाई थी, उसका एक रीजन था कि हमारे बिहार में छठ पूजा का फेस्टिवल होता है। ठीक है, और मुझे लगा कि टाइमली क्लास हो जाएगी, पर हो नहीं पाई। ठीक है, तो देखते हैं अगली बार अगले संडे को क्लास ले लेंगे। कहाँ मिले थे? थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। सब कुछ ठीक है, ऑडियो वीडियो एक बार आप बता दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, बच्चे जोड़ते हुए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेला नहीं होता है छठ पूजा में। हम लोग छठ घाट जाते हैं। ठीक है, फिर वहां पे पूजा होती है। सब कुछ क्लियर है, एक बार बता दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास। पहले ऑडियो वीडियो बता दीजिए, उसके बाद आराम से लास्ट में डिस्कस करेंगे पूजा के बारे में। अभी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो अपना कमेंट ऑफ कर दीजिए। कल मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताने थे, है ना? जैसे कि हम लोगों ने स्टेट सिस्टम की और पावर के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। अब हम लोग बाकी जो भी कॉन्सेप्ट बचे हैं सबके सिस्टम को, सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो स्टेट क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट के क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य की अवधारणा एक स्वतंत्र राजनीति इकाई को संदर्भित करती है, जिसमें परिभाषित सीमाएं, स्थायी जनसंख्या, सरकार और अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है। तो राज्य को इन्होंने क्या बोला है कि एक स्वतंत्र राजनीति का इकाई है, जिसमें क्या होती है, उनकी एक सीमाएं होती है, अपनी बॉर्डर्स होती हैं। ठीक है, साथ में क्या होते हैं, उनका जनसंख्या होती है, स्थायी जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होता है, गवर्नमेंट होती है, और उनके उस स्टेट से और दूसरे स्टेट से क्या संबंध है, इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट बोलते हैं। अब देखिए, राज्य अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में प्रमुख कारक होते हैं।
राज्य का क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में, इंटरनेशनल सिस्टम में, और वैश्विक राजनीति, कूटनीति और सुरक्षा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो क्या होता है, कूटनीति जो होती है एक राज्य दूसरे राज्य के प्रति ही करता है ना, सुरक्षा का जो भी आकार होता है, अपने राज्य को बचाना, ये सब क्या होता है, ये सब राज्य में ही आता है। तो ये इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। एक तो होता है पहले परिभाषित क्षेत्र, किसी भी राज्य का एक क्षेत्र होता है ना, उसी के बारे में ये बात हो रही है। एक राज्य आमतौर पर एक स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र से जुड़ा होता है, जिसे अक्सर मान्यता प्राप्त सीमाओं द्वारा सीमांकित किया जाता है। यह क्षेत्र आकार में भिन्न हो सकता है, छोटे शहर राज्यों को लेकर विशाल राष्ट्रों तक। हम सब जानते हैं कि हम लोग की एक बॉर्डर्स होते हैं, जिन बॉर्डर से किसी भी राज्य को पहचाना जाता है ना। तो सब राज्य का अपना अपना एक बॉर्डर होता है, और वो जो बॉर्डर होता है वो क्या होता है कि सबके लिए अलग अलग हो सकता है, और ये हम सब जानते हैं, छोटे शहरों का अलग होता है और बड़े शहरों का अलग होता है। उसके बाद क्या आता है, स्थायी जनसंख्या। हर स्टेट की अपनी एक स्थायी जनसंख्या होती है। एक राज्य में उसकी सीमाओं के भीतर रहने वाले व्यक्तियों की स्थायी आबादी निवास करती है। इन जनसंख्या में जातीयता, संस्कृति, भाषा और धर्म सहित विविध जनसंख्याकीय विशेषताएं हो सकती हैं। अब बताइए, जनसंख्या अगर किसी भी राज्य में किसी जनसंख्या के लोग, बहुत सारे जनसंख्या के लोग रहते हैं, तो वो लोग अलग अलग धर्म हो सकते हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति से जाने जा सकते हैं, ठीक है, पर वो एक साथ ही रहते हैं, उसी राज्य में रहते हैं। गुड इवनिंग विमोन JRF। आपका रियल नाम क्या है? ठीक है। उसके बाद देखिए, किसी भी राज्य में गवर्नमेंट का भी एक अपना भूमिका होता है ना। एक राज्य में एक सरकार और शासी प्राधिकरण होता है जो उनके क्षेत्र और जनसंख्या पर नियंत्रण करता है, ठीक है। कंट्रोल किसका रहता है? गवर्नमेंट का रहता है किसी भी स्टेट में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी स्टेट के कॉन्सेप्ट में। द गवर्न सॉरी सरकार कानून बनाने और लागू करने, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने और संसाधनों का प्रबंधन करने और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राज प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार होता है। अब स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उनका अलग अलग रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे लॉ बनाने के लिए, ठीक है, पब्लिक जो सर्विस होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए, जो रिसोर्सेज होते हैं उस स्टेट के उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, और अपने स्टेट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसके मामलों को प्रतिनिधित्व करने के लिए, सामने लाने के लिए कोई भी गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी स्टेट में। उसके बाद आई संप्रभुता, ठीक है, सॉवरेनिटी। तो संप्रभुता किसी राज्य का एक प्रमुख गुण है जो उसे सर्वोच्च अधिकार और बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। इसका मतलब यह है कि किसी राज्य को अन्य राज्यों या बाहरी अभिनेताओं के हस्तक्षेप के बिना खुद पर शासन करने का अधिकार है। इसको आप अच्छे से समझते होंगे कि आपको क्या होता है कि दूसरा स्टेट आपके स्टेट में आके, ठीक है राहुल, तो आपके स्टेट में आके कोई भी आपके जो भी मुद्दे होते हैं उसमें वो लोग बाधित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो अधिकार जो होता है, संप्रभुता का अधिकार होता है, हर स्टेट के पास अपना होता है, ठीक है। और किसी भी बाहरी जो स्टेट होता है वो किसी भी स्टेट पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है उनके बातों में, या फिर वो जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी नियम कानून बना रहे हैं, सबके अपने अपने होते हैं, ठीक है। आप ये नहीं बता सकते कि
वो आपका जो स्टेट है उसमें आप ये नियम लागू कीजिए। अब होता है मान्यता, कि राज्य की क्या मान्यता है। तो राज्यों को आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अन्य राज्यों द्वारा वैध संस्थाओं के रूप में मान्यता दी जाती है। मान्यता में अक्सर किसी राज्य की संप्रभुता और राजनीतिक संबंधों के औपचारिक स्वीकृति शामिल होती है। देखिए, किसी भी राज्य को क्या होता है कि हम लोग इंटरनेशनल स्तर पे उसको वैध बताया जाता है, मान्यता दी जाती है कि ये क्या होता है कि ये क्या है, इसके पास सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, ये किसी भी तरीके से क्या कर सकती है, राजनीतिक मुद्दों पे बात कर सकती है, उसको शामिल किया जाता है कि ये भी क्या है, एक तरह से राज्य है और इसका भी अस्तित्व है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस, अभी बताया गया थोड़ी देर पहले कि राज्य में संबंध का भी बहुत बड़ा, एक सेकेंड, रोल होता है, ठीक है। अब बताइए कि एक राज्य दूसरे राज्य से अगर संबंध नहीं बनाएगा तो फिर उसका अस्तित्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जा ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक चैनल के माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। कोई भी राज्य या तो आर्थिक स्तर पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ रह सकता है या फिर राजनीतिक स्तर पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ रह सकता है, और उसी के माध्यम से वो एक दूसरे से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। ये बातचीत अंतरराष्ट्रीय कानून, संधिया और मानदंडों द्वारा शासित होती है, और इनमें सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और बातचीत शामिल हो सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस किसी भी कंट्री के साथ या फिर किसी भी स्टेट के साथ, ठीक है, आप संबंध रखते हैं, तो सबसे पहले तो ये उनका उनका अपना लॉ होता है, उसके हिसाब से वो पहले तो बात करते हैं आप लोगों से, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि वो कॉपरेशन की भावना रखें, हो सकता है वो कॉन्फ्लिक्ट की भावना रखें, नेगोशिएशन की भावना रखे, वो उनके ऊपर है कि वो कॉपरेट करना चाहते हैं या फिर वॉर करना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर राज्यों की अवधारणा में संस्थानों, क्षेत्रों, आबादी और अधिकारों का एक जटिल समूह शामिल है, और जो अपनी पहचान और संप्रभुता के साथ विशिष्ट राजनीतिक इकाई को परिभाषित करता है। इसको ओवरऑल बता दिया है कि राज्य क्या होता है, ठीक है। इसमें संस्थान भी शामिल होते हैं, क्षेत्र शामिल होते हैं, आबादी, अधिकार सब शामिल होता है, और उसके साथ ये क्या करता है, एक संप्रभुता देश बनाता है, ठीक है, या फिर राज्य बनाता है, जिसके पास पूरा अधिकार होता है और उनकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, क्योंकि उनको इंटरनेशनल स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है। क्लियर? कल क्लास हुई ही नहीं थी राहुल, ठीक है, तो ढूंढिएगा मत, फिर मिलेगा नहीं, क्योंकि कल हमारे यहाँ फेस्टिवल था, तो इसकी वजह से हो नहीं पाया। ये तो क्लियर है। पिछले वाली क्लासेस से इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा बदल दिया है कि अच्छे से समझ में आ जाए, पॉइंट्स भी क्लियर हो, और फिर जैसे सब बोल रहे थे कि रोना आ रहा है तो वो भी ना आए। सबको क्लियर है? बहुत सारे बच्चे लाइव हैं, वो बताएं, फिर आगे बढ़ेंगे। गुड प्रांजलि। उसी का तो उपाय किया गया है ना कि रोना नहीं आए।
गुड, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने स्टेट सिस्टम बता दिया था, स्टेट अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इस कॉन्सेप्ट को पहले कौन-कौन पढ़ चुका है, जल्दी-जल्दी कमेंट कीजिए। बिल्कुल, सुन के ही याद हो जाएगा, बट थोड़ा-सा रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिए, जो नॉन स्टेट एक्टर्स है यहाँ पे अभिनेता या फिर अभिकर्ता भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो अभी इसको बीमारी हो गया। चलिए नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में जानते हैं कि इनका अब कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? कमेंट ऑफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, एग्जाम तो होता रहेगा ना, एग्जाम का कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम तो देना पड़ता है। तो देखिए नॉन स्टेट एक्टर्स आर entire that operate outside of traditional state structures but still have significant influence on the international stage. गैर राज्य अभिकर्ता ऐसी संस्थाएं हैं जो पारंपरिक राज्य संरचनाओं के बाहर काम करती है लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण प्रभाव करती है। अब देखिए इसको खुद ही आप समझ जाइए कि ये क्या है, गैर राज्य अभिकर्ता है, ठीक है? राज्यों से बाहर जो भी चीजें होती हैं वो इनमें आ जाएंगी, लेकिन फिर भी ये एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें, ठीक है? इसी को ये बता रहा है। तो गैर राज्य अभिकर्ता जो होता है वैश्विक राजनीतिक, अर्थशास्त्र और सामाजिक मुद्दों पर आकार देने पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में समझ गए कि ग्लोबल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज पे ये बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बहुराष्ट्रीय निगम व्यापार और निवेश नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज होती हैं उसको ये क्या प्रभावित करते हैं। उसके बाद गैर सरकारी संगठन मानव अधिकार और पर्यावरण संरक्षण की वकालत कर सकते हैं। तो इसमें बता रहा है एक तरह से कि जो भी राज्यों के बाहर गैर सरकार मुद्दे होते हैं उन पे ये बातचीत करते हैं, ठीक है? तो एनजीओ के लिए ये बात कर सकते हैं, जो भी सरकारी एनजीओ नहीं होती है उन पे, गैर सरकारी एनजीओ होती हैं उनके लिए ये बात करते हैं, उनके मानव अधिकार के लिए बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं और आतंकवादी समूह सुरक्षा और स्थिरता पे बल देते हैं, ठीक है? जो भी आतंकवादी सुरक्षा होती है कि आतंकवाद से बचाना चाहिए, टेररिस्ट ग्रुप को खत्म करना चाहिए, उन चीजों के बारे में ये बात करते हैं। वैश्वीकरण के उदय और प्रौद्योगिकी के प्रगति ने गैर राज्य अभिकर्ताओं के प्रसार और सशक्तिकरण और सुविधाजनक बनाया, जिसमें उन्हें
संगठित और होने की मदद मिली, संसाधन विश्व स्तर पर संचार करते हैं और सीमाओं के पार प्रभाव डालते हैं। इसमें क्या हुआ कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ, तो इनको इसका क्या मिला, एडवांटेजेस मिला, ठीक है। और इनका जो सशक्तिकरण था, पावर था, ये इनको क्या मिल गया, इम्पावर होने के लिए मिल गया, बहुत ज्यादा ये पावरफुल हो गए, इनके मुद्दों पे बात होने लगी। इसीलिए बोला जाता है ना कि भले ही राज्य के स्तर पे ये उतना इम्पोर्टेंस ना हो, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पे ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इन जो मुद्दे होते हैं बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। वैश्वीकरण के उदय, ये चीज वही है। While non-state actors can contribute to addressing the global challenge, they can also pose challenge to state sovereignty and traditional form of governance। देखिए ये क्या करते हैं, सबसे पहले कि ये ग्लोबली जो भी चैलेंजेस होते हैं उस पे ये बात करते हैं, उस मुद्दे को वो ये उठाते हैं, और स्टेट की जो संप्रभुता होती है उस पे ये चैलेंज करते हैं, उसके मुद्दों को ये उठाते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो भी ट्रेडिशनल स्तर पे जो भी गवर्नेंस होती आ रही पहले से, उस मुद्दे पे ये बात करते हैं। लीडिंग द डिबेट फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी, लेजिटिमेसी और बैलेंस द पावर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इनके ही वजह से क्या होता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में बैलेंस आता है, ठीक है। पावर के बारे में ये बात करते हैं, तो इन सारी चीजों के मुद्दों के बारे में ये बात करते हैं। समकालीन वैश्विक मामलों में विश्लेषण करने और जटिल अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के संबंधित करने की राज्य और गैर राज्य अभिकर्ताओं के बीच में गतिशीलता को समझना आवश्यक है। तो ये बोला जा रहा है कि हम लोग जो जो ग्लोबल हम लोगों का जो सिचुएशंस है उसमें क्या होता है कि लोगों को स्टेट को समझना तो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको भी समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि हमेशा हमारा जो कंट्री है, ठीक है, ग्लोबल स्तर पे जा रहा है और डेवलप्ड हो रहा है, तो उस स्तर पे ये जो एनजीओ, मान लीजिए कि एनजीओ के मामले हैं, इनको ये उठाता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। वैसे ही इसमें जो एनवायरनमेंट को लेकर जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं वो उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने समझा था कि एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को भी पॉलिटिक्स के नजर से देखा जाता है, ठीक है। तो ये मुद्दे भी उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई बात नहीं प्रांजलि, ये क्लियर है। नॉन स्टेट एक्टर्स, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये दिखा रहा है कि एक स्टेट जो है वो नॉन स्टेट एक्टर से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। फिर भी ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है। और जो स्टेट के बाहर, क्योंकि स्टेट तो सिर्फ अपने बारे में बात करेगा, गैर सरकारी जो भी संगठन है उनके बारे में तो बात करेगा नहीं, तो इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि एनजीओ भी उतने इम्पोर्टेंट, एनवायरमेंट इशू भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के बारे में जो भी राय होती है, अगर ट्रेडिशनल मेथड से गवर्नमेंट की जा रही है वहां पे, तो उनके भी मुद्दे उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी स्टेट पे, ठीक है। इसको ये दर्शाता है। अब आया सॉवरेनिटी, ठीक है। संप्रभुता क्या होती है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ जो सॉवरेनिटी होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफिनेशन, परिभाषा क्या होती है, तो संप्रभुता का तात्पर्य बाहरी हस्तक्षेप के बिना खुद पर और अपने क्षेत्र पर शासन करने की राज्य के सर्वोच्च अधिकार है। तो किसी भी राज्य में
संप्रभुता क्या होती है कि कोई भी राज्य दूसरे बाहरी जो भी राज्य है उन्हें हस्तक्षेप के बिना अपने राज्य में अच्छे से शासन कर सकती है, ठीक है, अपने क्षेत्र पर नियंत्रण कर सकती है। तो सीधे तरह से अगर समझा जाए तो ये हस्तक्षेप, इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है किसी भी अदर स्टेट्स, ठीक है, आपको पूरी तरह से फ्रीडम मिलती है कि आप अपने स्टेट की ऑथोरिटी को अपने हाथ में रखें, ठीक है, आप अपने नियम कानून खुद बनाए और आप उसके लिए फ्री होते हैं। ये समझ में आया? संप्रभुता समझ में आई? यह आधुनिक राज्य प्रणाली का एक मूलभूत सिद्धांत है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून में राज्य के मौलिक पहलू के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो जो सॉवरेनिटी होती है, मैंने पहले भी बताया है कि ये क्या होता है कि एक मौलिक पहलू होता है, फंडामेंटल एक्सपेक्ट्स होता है किसी भी स्टेट का, ठीक है, तो इंटरनेशनल स्तर पे देखा जाए या फिर किसी राज्य स्तर पर देखा जाए, ये एक मौलिक अधिकार होता है किसी भी राज्य का कि उसको क्या मिलनी चाहिए, संप्रभुता मिलनी चाहिए, उसको ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने राज्य के जो भी नियम कानून है वो किसी भी हस्तक्षेप के बिना आराम से कर सके, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है कि आधुनिक राज्य प्रणाली बोला गया है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम बोला गया है, ठीक है। अब दो तरह की सोवेनिटी होती है, एक तो इंटरनल होती है और दूसरा एक्सटर्नल होता है। तो इंटरनल क्या होता है? आंतरिक संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता से तात्पर्य है किसी राज्य की अपनी सीमाओं के भीतर अधिकार और नियंत्रण रखने की क्षमता से है। तो आंतरिक मतलब क्या हो गया? इंटरनल। तो स्टेट के अंदर जो भी सीमाएं हैं उनके भीतर रह के अपने नियम कानून बनाना और उसको नियंत्रण करना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंटरनल सोवेनिटी कहते हैं, आंतरिक संप्रभुता कहते हैं कि बॉर्डर के अंदर रह के अपने नियम कानून से अपने जो राज्य को चलाना। इनमें कानून बनाने, लागू करने, व्यवस्था बनाने रखने और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने और बाहरी नेताओं के हस्तक्षेप के बिना घरेलू मामलों का प्रबंधन करने का राज्य का अधिकार शामिल है, ठीक है। इसमें क्या है? अलग अलग तरह की, जैसे कि कानून पे बात होती है, ऑथोरिटी पे बात होती है, फिर सार्वजनिक सेवाएं आप जो भी प्रदान करते हैं अपने स्टेट में रह के, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद बाहरी अभिनेताओं के हस्तक्षेप के बिना घरेलू मामले का प्रबंधन कर सकते हैं। ये कुछ तरह के इंटरनल सॉवरेनिटी का ये हिस्सा होते हैं। अब आया एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, ठीक है, कि ये क्या होता है? तो सार्वभौमता का तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय के किसी राज्य की मान्यता और स्वतंत्रता से है। देखिए, अंदर जो इंटरनल था उसमें क्या आ रहा था? स्टेट के अंदर जो भी चीजें होंगी, नियम कानून बनेंगे, उसकी आजादी। लेकिन वही एक्सटर्नल सोवेनिटी पे क्या हो रहा है कि उस राज्य की मान्यता, ठीक है, समुदाय के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर उस राज्य का क्या, उस राज्य को मान्यता है और साथ में उसको स्वतंत्रता प्राप्त है कि नहीं है, इस पे बात की जाती है, ठीक है। इनमें एक राज्य और अपने विदेशी संबंधों को संचालन करने, कूटनीति में शामिल होने और बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप के अन्य चीजें जो भी करने के लिए इसमें मेंशन की जाती है, ठीक है। आप अगर किसी भी राज्य से
दूसरे राज्य में संबंध रखना चाहते हैं, कूटनीति में शामिल होना चाहते हैं, इन सब का अधिकार होता है। और ये सब का अधिकार किस लिए है? क्योंकि ये स्टेट के बाहर की चीजें हैं, इसीलिए इसको एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का हिस्सा बना सकते हैं। आप चाहें तो किसी पे भी मिल सकते हैं, ठीक है, किसी भी राज्य से अपनी दोस्ती कायम कर सकते हैं, ठीक है, और किसी राज्य से अपना कॉन्फ्लिक्ट दिखा सकते हैं, आप उसके लिए फ्री हैं। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं सॉवरेनिटी के अंदर, उस पे हम लोग बात करेंगे कि संप्रभुता के लिए चुनौतियां क्या आती है। क्योंकि ये एक मौलिक सिद्धांत है, यह समकालीन दुनिया में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब चैलेंजेस देखने पड़ते हैं, ठीक है, फेस करने पड़ते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है? वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति, अंतरराष्ट्रीय खतरे और अंतरराष्ट्रीय संगठन कभी-कभी नियम, प्रतिनिधित्व, हस्तक्षेपकारी उपाय लागू करके राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन कर सकते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी तकनीकी प्रगति होती है या फिर जो अंतरराष्ट्रीय खतरे होते हैं या फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, वो क्या होता है कि कभी-कभी किसी भी राज्य में क्या करते हैं, उनके संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, तो ये चैलेंजेस आते हैं। दूसरा क्या है? इसके अतिरिक्त आंतरिक संघर्ष, विफल राज्य और मानवीय संकट जैसे मुद्दे राज्य की संप्रभुता की सीमा और वैधता पर सवाल उठा सकते हैं। आंतरिक संघर्ष, कभी-कभी क्या होता है कि अगर आपके राज्य के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो क्या होता है कि दूसरा राज्य उसका फायदा उठा सकता है। विफल राज्य, किसी भी तरीके से अगर कोई राज्य विफल है, तो क्या होगा कि वो दूसरे राज्य इसको क्या बना सकता है? आसानी से अपने अधीन कर सकता है। तो इस तरह का संकट, इस तरह के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं संप्रभुता अगर किसी भी राज्य की थोड़ी सी भी खराब होती है। सॉवरेनिटी क्लियर हुआ? लास्ट है सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, कि जो कॉन्सेप्ट होता है पहले तो ट्रेडिशनल मेथड से देखेंगे, फिर नॉन ट्रेडिशनल मेथड से देखेंगे कि सिक्योरिटी होती क्या है, इस पे क्या क्या बातें होती हैं। तो देखिए, पारंपरिक सुरक्षा क्या होती है? तो पारंपरिक सुरक्षा ट्रेडिशनल मेथड से, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो पारंपरिक सुरक्षा एक राज्य की भू सामरिक संपूर्णता, राजनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय हितों के बाहरी सेना खतरों से सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। इट फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग द स्टेट, your static integrity, political autonomy and national interest from external military threats। देखिए, जो भी होता है बाहरी, मान लीजिए कि ट्रेडिशनल जो भी सिक्योरिटी होती है, इसके तहत क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी स्टेट है, तो उसको क्या होता है कि दूसरे स्टेट से बहुत ज्यादा खतरा होता है, ठीक है, मिलिट्री फोर्स से क्या दिया जाता है कि उनको कभी कभी सुरक्षा देना जरूरी हो जाता है किसी भी स्टेट के लिए, ठीक है, वॉर से खतरा होता है या फिर बहुत सारे ऐसे मिलिट्री फोर्स होते हैं जो उनके स्टेट के लिए खतरा बन जाते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो इन सब पे ये फोकस करता है कि अपने राज्य को कैसे प्रोटेक्ट करके सुरक्षित कर सके। इसमें एक मजबूत सेना को बनाए रखना, तो अपने राज्य के लिए मान लीजिए कि दूसरा राज्य अगर सेना भेज रहा है, तो अपने राज्य के लिए सेना मजबूत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद सीमाओं को सुरक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि सीमाओं पे आप बॉर्डर पे सिक्योरिटी बढ़ा दें, ठीक है, गठबंधन बनाना। अगर आपको लग रहा है
कि आपको दूसरे राज्य से खतरा है, तो आप क्या बनाएंगे? गठबंधन बनाएंगे कि क्या हो कि हमारा भी राज्य अच्छे रहे और आपका भी राज्य अच्छे से रहे। दूसरे राज्यों से स्वाभाविकतः हमलों को रोकने के लिए डिस्टेंस राजनीति शामिल किया जाए। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर किसी भी कोई भी जो राज्य है अगर हमला कर रहे हैं, पहले तो आप गठबंधन बनाएंगे, अपने राज्य की सीमा सुरक्षा बढ़ाएंगे, सेना अच्छी बनाएंगे, उसके बाद आप रोकने का कोशिश करेंगे राजनीतिक तौर पे। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे ट्रेडिशनल फॉर्म में आ जाते हैं सिक्योरिटी के, सुरक्षा के। अब गैर पारंपरिक सुरक्षा क्या होती है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होती है? तो गैर पारंपरिक सुरक्षा एक व्यापक रेंज की धारणाओं और चुनौतियों को दर्शाती है जो पारंपरिक सेना की चिंताओं से अलग होती है और वैश्विक परिणाम हो सकता है। इसमें क्या होता है कि ये बोला जा रहा है कि जो पारंपरिक सेना होती है उनके चिंताओं से तो पहले ये अलग होता है। ठीक है, ये भी एक सिक्योरिटी रेंज होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा वाइड होता है। बहुत चीजों को ये क्या करता है, बहुत कॉन्सेप्ट्स को ये बहुत दूर तक फैला हुआ रहता है। इसमें बस एक ही चीज नहीं आ रही कि आपको अपने राज्य की सुरक्षा करनी है, हो सकता है कि लीगल तरीकों से भी आपको अपने राज्य को बचाना पड़े। तो इन सारी चीजों को ये इस पे बात करता है। अब देखिए इसमें आतंकवाद आ गया। सबसे पहले क्या है कि अगर आपको किसी राज्य से, ट्रेडिशनल मेथड में क्या था, कोई मिलिट्री आपको चैलेंज कर रही है कि मैं आपके राज्य में आके आपके राज्य में नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन आतंकवाद आतंकवाद आप ये नहीं कह सकते कि ये इस स्टेट का है या फिर इस स्टेट का है। किसी भी स्टेट का कोई नामो निशान नहीं होता, सिर्फ उनका नाम क्या होता है कि आतंकवाद से रिलेट करते हैं। साइबर सुरक्षा जो होती है, जलवायु परिवर्तन जो होता है उसके वजह से जो भी परेशानियां होती हैं, महामारियां और जो स्वास्थ्य संकट आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोविड आया था उस समय, तो ये क्या हो गए, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हो गई, क्योंकि ये भी तो एक सुरक्षा के स्तर पे ही आएगी ना किसी भी राज्य में। और ट्रांसनेशनल अपराध जैसे गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों को उदाहरण शामिल होते हैं। ठीक है, जो भी ट्रांसलेशनल क्राइम होता है, इन सारी चीजों को ये इंक्लूड करता है। ठीक है, लास्ट क्या है, एक तो पहले हम लोगों ने ट्रेडिशनल सिक्योरिटी देखी और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी देखी, और एक एक्स्ट्रा है इसमें ह्यूमन सिक्योरिटी। कि ह्यूमन सिक्योरिटी क्या होती है, मानव सुरक्षा क्या होता है। मानव सुरक्षा व्यक्तियों, समुदायों और समाजों की सुरक्षा और कल्याणों पर ध्यान में रखती है। तो ये किस पे, देखिए दो जो हम लोगों ने दो सिक्योरिटी के बारे में देखा, कॉन्सेप्ट के बारे में, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशन, वो स्टेट के बारे में, स्टेट की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं कि स्टेट में जो आंतरिक स्तर पे क्या ही परेशानियां आ रही है। ठीक है, लेकिन मानव सुरक्षा मानव की सुरक्षाओं पे बल देता है, जो भी समुदाय होते हैं, समाज होते हैं, उनके कल्याण के लिए बात करता है। जैसे गरीबी हो गई, बीमारी हो गई, पर्यावरण दूषण हो गया। ठीक है, ये सब जो भी इंसान से रिलेट करता है, ऐसी जो भी चुनौती होती है उससे ये बचाव करता है। ठीक है, तो इन सब का अलग अलग रोल होता है किसी भी स्टेट में। क्लियर? फटाफट कमेंट कीजिए क्लियर। गुड। अब देखिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है स्टेट के, नॉन स्टेट एक्टर्स के, स्टेट सिस्टम था, पावर थी, सॉवरेनिटी था, सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल, ट्रेडिशन मेथड था, सारे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब हम लोग कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस पे जाएंगे। ये भी एक पार्ट टॉपिक है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो इसमें क्या क्या आज पढ़ेंगे, चेंजिंग नेचर ऑफ वेलफेयर पढ़ेंगे और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे।
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष और शांति की अवधारणा गहरे रूप से जुड़ी हुई है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, किसी भी अगर आप इंटरनेशनल संबंध की बात करें तो राज्य-राज्य में, राष्ट्र-राष्ट्र में अगर जुड़ा हुआ रहेगा किसी भी स्तर पे, ठीक है? सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे या फिर हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है? व्यापार के लिए, तो उसमें हमेशा आप मिल-जुल कर काम नहीं कर सकते। बहुत सारे जब से 2 स्टेट्स अगर मिलेंगे या फिर अलग-अलग बहुत सारे स्टेट्स या बहुत सारे कंट्रीज़ एक साथ मिलके काम करेंगे, तो क्या होगा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा और फिर शांति की भी बात होगी। यहाँ यह बताया गया है कि इन अवधारणाओं को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कैसा संबंध है, ठीक है? जो कॉन्फ्लिक्ट और पीस है, उनका क्या रोल है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उसकी ये बताता है। संघर्ष की परिभाषा परिवर्तित होती रहती है, ठीक है? जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसकी जो परिभाषा होती है, डेफिनिशन होता है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष की परिभाषा राज्यों और अराजक संगठन द्वारा उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए जा रहे तकनीक और राजनीति में हो रहे परिवर्तन को दर्शाता है। अब एक बात बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संबंध किनके बीच होता है? कमेंट कीजिए। 1 घंटे की क्लास होती है ना? ये हम लोग इसके बाद वाले क्लासेस में करेंगे, है ना? पहले कॉन्सेप्ट्स हैं जो ये सारी चीजें इनको हम लोग पढ़ेंगे ना। आप लोग बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संबंध किनके बीच होता है? ओ नहीं नहीं, आज नहीं, वो जब 2 घंटे की क्लास होती है तो मैं बता देती हूँ ना। और 2 घंटे की क्लास जब होती है तो हम लोग 8 बजे से रखते हैं या फिर 9 बजे से कि 11 बजे खत्म हो जाए। 12 बजे तो पूरी क्लास चली। वो सेकंड डे पे आ जाएगा वरना। हाँ बिल्कुल, विपिन सही बोल रहे हैं और रोहित भी सही बोल रहे हैं, रोहित या राहुल। ठीक है, तो दो देशों के बीच में या दो राष्ट्रों के बीच में ये संबंध होता है, तो ये बदलता रहता है। ठीक है, मान लीजिए कि स्टेट है अपने फायदे के बारे में सोचता है, तो वो अपने तकनीकी और राजनीति परिवर्तन इसीलिए आता रहता है क्योंकि उनके उद्देश्य अलग अलग होते हैं। अब मान लीजिए कि अभी अगर कोई भी राज्य और राष्ट्र अपना एक दूसरे पे रिलेशंस बनाते हैं तो हो सकता है कि वो शांति चाहते होंगे, हो सकता है वो सामाजिक स्तर पे जुड़ना चाहते होंगे, तो उनका जो उद्देश्य होगा वो अलग अलग होगा। तो इसलिए हम लोग तो उनका जो उद्देश्य होगा तो कॉन्फ्लिक्ट भी अलग अलग स्तर पे होंगे। अब मान लीजिए कि कोई आर्थिक स्तर पे जुड़ना चाहता है तो उनके कॉन्फ्लिक्ट किस लिए होंगे? पैसे के लिए होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होंगे। सामाजिक स्तर पे जुड़ना चाहता है तो लोगों के बीच में भी परेशानियां हैं और क्या चीजें कॉन्फ्लिक्ट ला रही हैं उनके बीच में बातें करेंगे। तो ये परिवर्तनशील है, हमेशा परिवर्तित होता रहता है, जैसा उद्देश्य होगा वैसे परिवर्तन आएंगे। इसमें
अस्मित्र संघर्षों की दिशा में परिवर्तन शामिल है, जहां कमजोर पक्ष अभिज्ञात तकनीकों का उपयोग करते हैं और साइबर युद्ध का उदय एक नए संघर्ष का नया क्षेत्र है। अब देखिए, पहले क्या होता था, पहले वॉर्स होते थे, ठीक है। अब लेकिन क्या हो गया है कि दोनों साइड से टेक्नोलॉजी का उदय हो रहा है, ठीक है। हर राष्ट्र क्या हो रहा है कि टेक्निकल तौर पे बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया है कि अब साइबर युद्ध होने लगा है, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं कि साइबर साइबर सेल्स की मदद मदद से संघर्ष कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो ये एक संघर्ष में एक नया क्षेत्र हो जाता है, न्यू एरिना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। इसीलिए हम लोग बात कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी की, है ना। तो अब साइबर सिक्योरिटी एक नई चीज आ गई है और इसमें भी बहुत ज्यादा हमारा देश या फिर हर देश बहुत ध्यान दे रहा है। इन परिवर्तनों को समझना नीति निर्माताओं और कूटनीतियों के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि खतरों को मूल्यांकन किया जा सके, प्रभावी प्रक्रिया तैयार की जा सके। जो भी खतरे आ रहे हैं, अब मान लीजिए कि साइबर साइबर सेल से भी खतरे आ रहे हैं, उनको समझना और उसके बाद उसके लिए तैयार रहना सब बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्लियर हुआ? इसमें कोई परेशानी? होनी भी नहीं चाहिए। अब क्या आया? वेपन्स एंड मास डिस्ट्रीब्यूशंस, विनाशकारी शस्त्र। अब WMD फुल फॉर्म याद रखिएगा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोला जाता है, सॉरी डिस्ट्रक्शन, ठीक है। पानी, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की जो भी चिंता होती है उसके ऊपर बात होती है कि विनाशकारी जो भी शस्त्र होते हैं, जैसे परमाणु, रासायनिक और जैविक शस्त्र, विश्व समुदाय और उनके विनाशकारी क्षमताओं के कारण अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंतित होते हैं। अब मान लीजिए कि न्यूक्लियर बम हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीजों को वेपन्स हो गए, तो इन ये सारी जो चीजें होती हैं ये भी चिंता का एक विषय बन गई है, ठीक है। इसीलिए आप कभी कभी देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, उनको छुप के परमाणु का रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि ये अलाउ नहीं होता और बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये सारी चिंताएं बहुत ज्यादा क्या होती हैं, इनकी चिंताएं किसी भी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का एक पहलू होती है। प्रसार की संभावनाएं, इन शस्त्रों के प्रसार की संभावनाएं और उनके उपयोग संघर्षों में या अराजक संगठन द्वारा मुख्य चिंताओं में से एक है। जो भी अराजक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, मान लीजिए कि आतंकवाद, अगर किसी भी इस तरह का शस्त्र का यूज कर रही हैं तो क्या होगा कि इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसके रोकथाम पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है और ये एक बहुत बड़ा मुख्य चिंता का विषय है कि गलत हाथों में कोई भी वेपन्स ना आए। उसके बाद क्या है? प्रतिबिंब और नियंत्रण। अब नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होगा कि अगर कोई भी इंसान इसको प्रमोट कर रहा है तो इससे क्या होगा, बहुत अलग अलग राष्ट्र, पहले इस पे ध्यान देते हैं उसके बाद बात करेंगे। तो देखिए, नियंत्रण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या होता है कि
दो अलग-अलग मान लीजिए कि राष्ट्र हैं, ठीक है? और अगर किसी के पास ऐसे वेपन्स आ जाएँ तो वो अपने जो विरोधी राज्य है उस पे हमला कर सकती है, ठीक है? और ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वॉर हो, ठीक है? तो डब्ल्यूएमडी के फैलाव और असमर्थन समझौतों के रोकने, नियंत्रण और असमर्थ को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास महत्वपूर्ण और इसीलिए क्या होता है कि एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है? कि अब बताइए अब अभी के सिचुएशंस में अलग-अलग जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में क्या हुआ है? एग्रीमेंट्स बनते हैं और उन एग्रीमेंट्स के तहत पे उन्हें बताया जाता है कि आप किसी भी अलग कंट्री को ठीक है टारगेट नहीं बना सकते बिना किसी परमिशन के क्योंकि ये सब जरूरी है शांति बनाए रखने के लिए क्लियर। सबको लेके बैठना चाहिए। नींद तो सबको आती है ना, नींद से तो बचना पड़ेगा। तो कल हम लोग बाकी जो भी टॉपिक्स होंगे उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग क्लियर कर ले, ठीक है? और 1-2 दिन में हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर यूनिट 6। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? अब सबको गुड नाइट। सब लोग भी थक गए होंगे, अब जाके आराम कीजिए। यूनिट 10 नहीं करवा सकते ना, यूनिट 10 के साथ-साथ हम लोग को यूनिट 8 भी करवाना पड़ेगा, 7 भी करवाना पड़ेगा क्योंकि वो 3 यूनिट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम लोग का यूनिट इसीलिए ऐसे खत्म हो रहा है ना कि जो यूनिट्स नहीं जुड़े हुए हैं उनको हम लोगों ने किया मान लीजिए यूनिट 9 हम लोगों ने पहले पढ़ लिया ना क्योंकि उसका किसी भी यूनिट से कोई रिलेशन नहीं था। अभी हम लोग यूनिट 5 और 6 एक साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि उनका जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया और इंडियन पॉलिसी हो गया उनके बारे में हम लोग एक साथ ही पढ़ेंगे ना इंटरनेशनल पॉलिसी जो। गुड नाइट।